सो लास्ट क्लास में हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिस्कशन करके छोड़ा था। मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम का मैंने फॉर्मूला बताया था कि एंगुलर मोमेंटम दैट इज डिनोटेड बाय एल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी कैन राइट एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। मैंने बोला किसी भी बॉडी के पास अगर लीनियर मोमेंटम है तो उस बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम भी होगा। ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। मान लीजिए अगर कोई भी बॉडी लीनियर मोमेंटम एम वी वेक्टर से इधर के तरफ जा रहा हो तो किसी भी ऑफसेट पॉइंट से जो इससे थोड़ा सा हट के हो, अगर इसका दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, लीनियर मोमेंटम से इसका दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये एम मास का लीनियर एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए विल बी इक्वल्स टू एम वी इंटू आर होगा। एम वी इंटू आर होगा। थैंक यू सर। ठीक है, ये हम लोग लास्ट क्लास में यहां तक डिस्कशन कर लिए थे। अब लोग इसी को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगर अगर मैंने आर वेक्टर को ऐसे ही रखा और पी वेक्टर को लिख दिया एम इंटू वी वेक्टर, एम इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट कैन कम आउट, ये बाहर निकल जाएगा। तो एम इंटू आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ये हमें क्या देने वाला है? आर क्रॉस वी से हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसका जो एंगल है हम लोग मान लेते हैं कि से ये एम इंटू आर इंटू वी साइन थीटा ऐसे आ जाएगा। करेक्ट। जो आर साइन थीटा है इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम मिलेगा एम वी आर परपेंडिकुलर। कल का अगर लेक्चर याद होगा तो हमने लिखा था आर साइन थीटा को आर परपेंडिकुलर। अब क्या हम लोग v को आर ओमेगा लिख सकते हैं क्या? इट कैन बी रिटन एज यस आर सर। परपेंडिकुलर इंटू ओमेगा इंटू आर परपेंडिकुलर। So it can also be written by mr omega mr square into omega. Now for point object the moment of inertia I will be I about a, आप क्या लिख सकते हो? That will be m r perpendicular का स्क्वायर, r perpendicular का स्क्वायर. So we can write m r perpendicular is nothing but the moment of inertia. So from here we get another formula, that is angular momentum is equal to I into omega. अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उसके एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? एंगुलर मोमेंटम. दिस इज द सेकंड फार्मूला, दिस इज द फर्स्ट फार्मूला. ठीक है, और इसी का एक सुधरा हुआ रूप ये है एम वी आर परपेंडिकुलर. ये भी एक इसका बना बनाया रूप है. तो ये तीन फार्मूला हो गया अभी तक. मैं तीनों फार्मूला को एक साथ में लिख देता हूं. अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अगर आपने वेक्टर फॉर्म इस्तेमाल करना है तो वेक्टर फॉर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू
in vector form. Moment of inertia L vector will be equals to R vector cross P vector. या इसी को हम लोग लिख सकते हैं M into R vector cross B vector. This is the formula number 1 in the आप कह सकते हो कि ये वेक्टर फॉर्म है. दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आप लिखेंगे एम वी इंटू आर, जहां पर आर क्या है, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट मीन्स जो थीटा हो जाएगा थीटा विल बी 90 डिग्री और साइन 90 होता है 1. L इज इक्वल टू एम वी इंटू आर. ज्यादातर ये फॉर्मूला यूज में आएगा, है ना. और तीसरा अगर प्योर रोटेशन होगा, है ना, सिर्फ रोटेशन हो रहा है, कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है, तो आप लिख सकते हो एंगुलर मोमेंटम P इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा. दिस इज फॉर, इसका एक कंडीशन है, ये किसके लिए होगा, दिस इज फॉर प्योर रोटेशन. प्योर रोटेशन अगर कोई बॉडी सिर्फ और सिर्फ रोटेशन कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है उसके पास, तो उसके पास आप लगा सकते हो I इंटू ओमेगा. ये 3 फॉर्मूला क्लियर है क्या? एंगुलर मोमेंटम का ये 3 फॉर्मूला है. P बोले तो लीनियर मोमेंटम, यहां तक किसी को डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं. न्यूटन का सेकेंड लॉ यहां पर भी इस्तेमाल करते हैं. न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, इसे जो नेट फोर्स होता है किसी भी बॉडी के ऊपर, दैट नेट फोर्स इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. हेलो सर. हाँ सर बोलो. छापे नहीं थे. छापा नहीं था क्या? छाप लो. 1 मिनट, छापने से पहले मुझे ये ले लें. हाँ छापो. यहाँ पर ये भी लिख लेना कि ये जो मैंने लिखा है ये किस लिए लिखा है. When there is pure rotation, जब प्योर रोटेशन होगा तो सारा का सारा जो पार्टिकल होगा, सारा का सारा जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सब के सब क्या कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन. So when there is pure rotation, linear velocity will be equals to R into ओमेगा. और ऑब्वियसली जब सर्कुलर मोशन होगा तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही आर वाला होता है. रेडियस वेलोसिटी क्या होगा, टेंजेंशियल होगा. रेडियस क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दैट लीनियर वेलोसिटी, तो ऑटोमेटिकली ये आर परपेंडिकुलर हो जाता है. तो दिस इज फॉर प्योर रोटेशन. नहीं उज्जवल, भूल नहीं जाते. कल थोड़ा तबीयत ज्यादा खराब लग रहा था, मैं कल जगा ही नहीं, मैं सोया रह गया. हो गया. ओके ग्रेट. ओके नेक्स्ट. जिस तरह से हम लोग लीनियर फोर्स, जो मतलब जो फोर्स होता था लीनियर मोशन में, रेक्टिलिनियर मोशन में हम लोग लिखते थे F इज इक्वल टू dp/dt, उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर न्यूटन का सेकेंड लॉ फॉर टॉर्क. वो क्या लिख सकते हैं, नेट टॉर्क
नेट टॉर्क, नेट टॉर्क on a system, on a system is directly proportional to, is directly proportional to, proportion to rate of change of, rate of change of angular momentum, rate of change of angular momentum, angular momentum. That means the tau net will be equals to dl by dt. तो dl by dt में क्या आएगा? That will be equals to गरम पानी है क्या? dl by dt, l is equal to क्या हो जाएगा? r क्रॉस p, I into omega. r क्रॉस p, या बोल सकते हो कि mvr, ऐसा कुछ बोल सकते हो ना? That will be, मेरा ध्यान कहीं और चला गया। मैं लिख सकता हूं यहां पर d of mv into r, d of r into b by dt. आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? dr बाय dt इंटू p प्लस p इंटू सॉरी r इंटू dp बाय dt। याद रखिएगा ये हमने तब किया है फॉर सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये मान करके कि ये जो रेडियस होगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर टू लीनियर मोमेंटम। सो दिस इज फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। खुशी प्योर रोटेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये एक बार टर्मिनोलॉजी खत्म हो जाने दो फिर मैं सब बता दूंगा। प्योर रोटेशन क्या होता है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन क्या होता है। सिंपली आप समझ सकते हो कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रहा है तो दिस इज प्योर रोटेशन, ठीक है। अगर आप एक कौन सा एग्जांपल बोलूं, जिसे आप स्टैंड पर खड़ा करके साइकिल का चक्का अगर गोल गोल घुमा रही हो दैट इज प्योर रोटेशन। लेकिन वही साइकिल अगर रोड पर चल रहा होगा तो उसके पास रोटेशनल भी होगा और ट्रांसलेशनल भी होगा, दैट इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। उस पर हम लोग बाद में बात करते हैं। सो डी आर पी बाई डी टी, दिस इज फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मान के चल रहा हो कि जो आर होगा वो पी के परपेंडिकुलर होगा। नाउ अब ये डी आर बाई डी टी अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो दैट विल बी द कांस्टेंट, दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म हो जाएगा 0, दिस विल बी 0, क्योंकि आर परपेंडिकुलर तो चेंज होगा नहीं, दैट विल ऑलवेज बी सेम। ये लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा और वो फिक्स्ड वैल्यू होगा। नाउ आर डीपी बाई डी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर बाहर निकालिए, पी को लिख दीजिए डी एम बी बाई डी टी। आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो आर
m को बाहर कर दिया dv by dt, और dv by dt is acceleration, so this is nothing but the r into f, और r into f हमें क्या देता है, that is torque। तो आप कह सकते हो कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें जो देता है, दैट गिव्स नेट टॉर्क। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ यहां से एक कंसेप्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह से लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कराए थे, वैसे ही हम लोग एंगुलर मोमेंटम को भी कंजर्व करा सकते हैं। कैसे? अगर टाउ नेट जीरो होगा, टाउ नेट अगर जीरो होगा तो डीएल बाई डी भी क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग कह सकते हैं कि इफ नेट टॉर्क ऑन ए सिस्टम इज जीरो, conservation of angular momentum, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर किसी भी सिस्टम पर नेट टॉर्क जीरो होगा, इसमें हम लोग लिखेंगे इफ नेट फोर्स लिख रहा हूं, इफ नेट टॉर्क, सर एक मिनट पीछे वाला पेज पर जाइए तो। हाँ बोलो। हो गया सर, हो गया। यस। एक मिनट, यहाँ पे टाउ नेट लिख लेना, ये नेट है, दिस इज एफ नेट। ठीक है, म्यूट कर लो रवि। ओके, इफ नेट टॉर्क on a system is zero, then angular momentum of system will be conserved। ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट लीनियर मोमेंटम के लिए भी लिखे थे। इफ नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो, देन मोमेंटम विल बी कंजर्व। सेम स्टेटमेंट एंगुलर मोमेंटम के लिए भी है, बस फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क। हम लोग इसको भी कंपेयर करेंगे, जो भी हम लोग ट्रांसलेशनल पढ़े हैं, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन, और जो हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़ रहे हैं, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस फोर्स जहां जहां है वहां आपको टॉर्क कर देना है, जहां मास है वहां पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर देना होगा। लेट्स सी, if net torque on a system is zero, then angular momentum will conserve। अगर किसी भी सिस्टम पर नेट टॉर्क जीरो है तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको एक देता हूं, इस पर क्वेश्चन अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम हो गया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रॉड है जो कि किसी सरफेस के साथ किसी सीलिंग से हिंज है, यहाँ पर है, और यहाँ से एक रॉड है ऐसा जो कि इस सीलिंग के साथ हिंज है, लाइक दिस वन। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर हिंज कर देते हैं। हिंज मतलब कि ये इट इज फ्री टू रोटेट।
अब खुशी देखो यहीं पर समझ लेना प्योर रोटेशन किसको कहते हैं। ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है, इट कैन रोटेट, बट दिस रॉड कैन नॉट मूव इन ए लीनियर डायरेक्शन। इसके पास लीनियर वेलोसिटी नहीं हो सकता है। ये जब भी होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, रोटेट करेगा। कुम्हार का जो चाक होता है, चाक जिस पर हम लोग बर्तन बनाते हैं ना, मिट्टी का बर्तन जिस पर बनता है, दैट कैन ओनली रोटेट, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा, कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। दैट विल बी प्योर रोटेशन। नाउ अब देखिए, मान लीजिए कि एक यहां से बुलेट आता है, बुलेट, और इस बुलेट के पास वेलोसिटी होगा कुछ v। मान लीजिए कि इसके पास, बुलेट के पास वेलोसिटी होगा v, है ना, ये v वेलोसिटी से जा रहा है और बुलेट का मास है स्मॉल m, इस रॉड का मास है कैपिटल M, और ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट हिंज है, मतलब इसी पॉइंट के अबाउट रोटेशन वो कर सकता है, करेक्ट। सो इमेजिन करिए कि इस बुलेट के वजह से अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मान लेता हूं, अगर मैं सिस्टम मान लेता हूं कि हमारे पास बुलेट और रॉड दोनों क्या हो जाएंगे, बुलेट प्लस रॉड, ये अगर दोनों सिस्टम हो गए हमारे, तो बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा इसके ऊपर। इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा, मान लीजिए ऊपर के तरफ या एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में, जो भी रिएक्शन फोर्स लग रहा है, प्लस में एक एफजी फोर्स लगेगा यहां पर सेंटर से। इन सब का नेट टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, 0। मैं बोल सकता हूं कि इस पॉइंट के अबाउट हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। मैं लिख सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम will conserve about this point। ठीक है, अब सोचिए ये बुलेट आएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि सर इसी पॉइंट के अबाउट क्यों, इस पॉइंट के अबाउट क्यों नहीं, तो इमेजिन करिए कि जब ये बुलेट इससे टकराएगा, इसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, तो इस ये जो हिंज पॉइंट है, क्या यहां पर एक रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा उसको रोकने के लिए? मेरी बात समझ में आ रही है? आपने किसी रॉड को पकड़ के रखा है, ऐसा कोई आया इसको धक्का दिया ऐसा इधर के तरफ, तो अगर आप इसको नहीं पकड़े होते तो ये इधर मूव कर जाता। इसका मतलब जैसे ही किसी ने इसको हिट किया, आपने भी इस पर फोर्स लगाया, किधर, इधर के तरफ, ताकि कि ये जो पेन है इस डायरेक्शन में मूव ना करे, दैट इज रिएक्शन फोर्स। ओके, तो मान लीजिए कि इसके ऊपर जो भी ये रिएक्शन फोर्स लगेगा, इस रिएक्शन फोर्स, मान लीजिए कि ये रिएक्शन फोर्स F1 है और एक लगेगा ऊपर के तरफ F2। ऊपर के तरफ क्यों लगेगा? क्योंकि Fg नीचे के तरफ लग रहा है, तो एक रिएक्शन फोर्स ऊपर के तरफ लगेगा ना Fg को बैलेंस करने के लिए, नहीं तो ये रॉड नीचे गिर जाता। अब अगर आप इस पॉइंट के अबाउट मोमेंटम कंजर्व कराने की कोशिश करेंगे, तो देखिए इसके वजह से तो आपका मोमेंटम 0 हो जाएगा, F2 के वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा, Fg के वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा, लेकिन ये जो F1 है इसके वजह से 0 नहीं होगा। तो आप इस पॉइंट के अबाउट मोमेंटम कंजर्व नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग मोमेंटम कंजर्व भी उसी पॉइंट के अबाउट कराने वाले हैं जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इफ द नेट टॉर्क ऑन अ सिस्टम इज 0, यहां पर एक ऐड कर देता हूं, about a point, then angular momentum will conserve about that point। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क, नेट टॉर्क 0 होगा, उसी पॉइंट के अबाउट
एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये एम वी है, इस रॉड का जो लेंथ है वो है एल, इस रॉड का लेंथ है एल, तो आप इस पॉइंट के अबाउट इस बुलेट का एंगुलर मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, जस्ट ड्रॉ इट्स लाइन, ये हो गया लाइन ऑफ वेलोसिटी, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस रॉड का लेंथ। तो मैं लिख सकता हूं कि इस बुलेट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बुलेट विल बी एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा एल। यस और नो, मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये जो बुलेट जा करके इससे स्ट्राइक करेगा, इससे टकराएगा, तो इस रॉड का जो एंगुलर मोमेंटम होगा प्लस में इस बुलेट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ये दोनों आपस में कंजर्व हो जाएंगे, वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। एक और सिंपल सा एग्जांपल है, ये मान लीजिए कि एक रोटेशनल चाक है, या आप बोल सकते हो कि रोटेशनल बॉडी है, अगर ये रोटेट कर रहा है ना, ये बहुत सारा आप यूट्यूब पर देखे भी होंगे कि एक आदमी यहाँ पर खड़ा है ना, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, अगर ये अपनी बाह को ऐसे हवा में फैला देता है तो इसका वेलोसिटी हो जाता है कम, है ना, और अगर ये बाह को ऐसा फोल्ड कर लेता है तो इसका वेलोसिटी हो जाता है ज्यादा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से, बाह को फैलाने से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, और बाह को कम करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। ऐसा करने से आपका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो चेंज हो जाता है। यू कैन वॉच ओवर यूट्यूब, आप देख लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऐसा बहुत सारा आपको एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पर करते हुए लोग दिख जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में वैसे मैं आपको दिखा भी दूंगा, वैसे टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा कि हाउ टू यूज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 खत्म हो गया? कौन सा एग्जाम्पल नंबर 1? ये बुलेट वाला नहीं, खत्म नहीं हुआ है, मैंने आपको एग्जाम्पल कराया नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि से ये एक ऐसा केस है। इस पर तो पूरा अभी एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन आएगा। दिस होल लीनियर, ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा ये बुलेट के साथ इसमें जब टकराएगा, ये रोटेट करने लगेगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू आई ऑफ रॉड इनटू ओमेगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। पेंडुलम में प्योर रोटेशन ही होगा, खुशी, प्योर रोटेशन ही होता है। ठीक है, इस पर बेस्ड एग्जाम क्वेश्चन होगा। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था कि देखो इस केस में हम लोग जैसे दो बॉल को आपस में टकराते थे, मोमेंटम को कंजर्व हो जाता था, है ना, क्यों? क्योंकि दोनों के पास लीनियर वेलोसिटी होता था। अभी आपका जो लीनियर वेलोसिटी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्योर रोटेशनल मोशन, है ना। अभी आपका क्या हो रहा है कि जो भी ये लीनियर मोमेंटम है ये एंगुलर मोमेंटम में कंजर्व हो रहा है, तो आप इस लीनियर वेलोसिटी के वजह से जो लीनियर मोमेंटम आएगा उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लीजिए, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा। आई का वैल्यू पता है अपने को कि इस पॉइंट के अबाउट होगा ml²/3, करस्पॉन्डिंग आपको ओमेगा का वैल्यू भी आ जाएगा। इस पर बेस्ड हम लोग एग्जांपल करेंगे आगे, मॉड्यूल में वही रहेगा। यस प्लीज, इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इस पर बेस्ड ये सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ डाउट रह गया है? एक बार रिवीजन करिएगा। देखिए आपके पास जो भी बुक है, चाहे वो एनसीईआरटी है, चाहे वो एससी वर्मा हो, चाहे वो कोई भी हो, आप एंगुलर मोमेंटम को एक बार थोरो पढ़िएगा। यू नीड नॉट टू सॉल्व मोर क्वेश्चन। एंगुलर मोमेंटम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका वेक्टर फॉर्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इसका स्केलर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा,
अभी तो जब पेंडुलम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसी में, है ना। तो एक बार इसका रिवीजन जरूर करिएगा, ताकि देखो एक बार में ये समझ में आएगा नहीं मोस्ट प्रोबेबली। तो बेहतर है कि से आप इसको पहले से रिवाइज कर लीजिए, ताकि मैं बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जाइए केमिस्ट्री का क्लास करिए। बाय बाय एवरीवन। बाय सर।